वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसीएस एकेडमी। एसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने सॉम का 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिफिनीशन क्या होता है और किस बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़े थे मटेरियल प्रॉपर्टीज देखे थे, दैट इज स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, फैटिक क्या होता है, ठीक। ये सब सारे मटेरियल प्रॉपर्टी को डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर हम देखे थे माइल्ड स्टील कर्व के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है, ठीक, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, इतना डिस्कस हो चुका था। उसके बाद हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक, जो कि है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक। तो पहले स्ट्रेस को डील करते हैं, फिर स्ट्रेन को बाद में देखेंगे, है ना। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज लोड पर यूनिट एरिया, दैट इज P बाई ए, ठीक। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, लोड अपॉन एरिया, ये भी इक्वल है, ठीक। तो अगर मैं कहता हूं स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ठीक, मैंने लोड अप्लाई किया, कोई लोड अप्लाई कर रहा है किसी बॉडी पे, उसका एरिया ए है, ठीक, तो मैं कहता हूं दैट इज स्ट्रेस, ठीक। तो क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा, ठीक। ये मैथमेटिकली करेक्ट हो सकता है, P बाई ए मैथमेटिकली करेक्ट हो सकता है, बट इसके डिफिनीशन पे जाएंगे तो स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ठीक। अगर बात करते हैं इसके प्रॉपर डिफिनीशन पे जाते हैं तो लोड अपॉन एरिया नहीं बोल सकते, ठीक, तो ये करेक्ट नहीं हुआ। वैसे प्रेशर को देखते हैं, प्रेशर क्या होता है? लोड अपॉन एरिया, ये भी सेम है, दोनों का यूनिट सेम रहता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका भी रहता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों का यूनिट, ठीक। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक, क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं, वहां से हम लोग को आइडिया आएगा कि एक्चुअल में स्ट्रेस होता क्या है, ठीक। तो फिर देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक, तो उस एग्जाम होने वाला है और आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके ऊपर क्या है? एग्जाम का एक प्रेशर है, तो आप अपने जो फ्रेंड है उनसे डिस्कस करते हैं इस मैटर में, ठीक, शेयर करते हैं बातें। तो आपका फ्रेंड बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इतना स्ट्रेस मत ले, ठीक। तो क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर एग्जाम का प्रेशर आ रहा है, ठीक, उसके ऊपर एग्जाम का प्रेशर आ रहा है, ठीक, उसके कारण से वो क्या ले रहा है? स्ट्रेस ले रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि प्रेशर, दैट इज प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाइड कर रहे हैं, जो लोड अप्लाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक, दैट इज द प्रेशर, ठीक। एंड स्ट्रेस क्या होगा? उस लोड के अगेंस्ट हमारा मटेरियल या फिर जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, दैट इज इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, ठीक, इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना। इंटरनल बिहेवियर कैसा हो रहा है उस पर्टिकुलर लोड के कारण से हमारे मटेरियल का, वो कहलाता है स्ट्रेस, ठीक। तो स्ट्रेस हमने देखा ये इंटरनली रहता है, दैट इज इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, और दिस इज एक्सटर्नली रहता है। प्रेशर जो है एक्सटर्नली, जो लोड अप्लाई कर रहा हूं उसके कारण से प्रेशर आ रहा है, ठीक। स्ट्रेस का जो नेचर रहता है वो टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है ना, ठीक, लेकिन प्रेशर जो रहता है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। प्रेशर के कारण से स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, अभी मैंने एग्जांपल बताया था, ठीक, प्रेशर के कारण से स्ट्रेस डेवलप हो सकता है किसी भी बॉडी में, लेकिन स्ट्रेस के कारण से प्रेशर डेवलप नहीं होता, ठीक। ये बेसिक डिफरेंस था स्ट्रेस को समझने के लिए, ठीक। इसको आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेस का जो डिफिनीशन है उसको लिखते हैं
stress is defined as internal resistance offered by the body against deformation. Stress is defined as an internal resistance. This is an important term, internal resistance. ठीक, stress is defined as an internal resistance offered by the body against deformation. तो इसका मतलब क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया, उस बॉडी का एरिया। ठीक, ये होगा एक्चुअल जो डिफिनीशन से जो निकला है। ठीक, ये टर्म होगा स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ठीक, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसको देखते हैं। इसको मिटा देता हूं। मान के चलिए एक बार है, ठीक, एक मेंबर है, एक मेंबर कंसिडर कर लिए जिसका लेंथ L है, एरिया A है। ठीक, इस पर मैंने लोड अप्लाई किया। ठीक, इस पर मैंने क्या अप्लाई किया? लोड अप्लाई किया, दैट इज P फोर्स अप्लाई किया। ठीक, P एक मेंबर है। ठीक, मान के चलिए एक मेंबर है। ठीक, इस पर मैं क्या कर रहा हूं? टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूं। दैट मीन्स इधर से पकड़ के, इस साइड से पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं इसको, है ना। अगर ये मेंबर क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अगर ये खिंचा जाता है इधर आगे की ओर, दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से मेंबर जो है आगे की ओर खिसक गया, मान के चलिए। ठीक, आगे चले गया मेंबर मेरा, दैट मीन्स एल क्या हुआ इस केस में? दिस इज एल, आगे खिसक गया इस लोड के कारण से, है ना। दैट मीन्स हमारा बॉडी जो है वो क्या किया? इस लोड के अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप नहीं किया, आगे चले गया। मैंने सॉम के डिफिनीशन में बताया था, क्या बताया था? अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को, हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिफिनीशन क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विथ बिहेवियर ऑफ डिफॉर्म बॉडी अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, क्या? अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, इस लोड जो अप्लाई किया हूं मैं, पी लोड, अगर इस टाइप का होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है इसमें, है ना, आगे चले गए, खिसक गया, डिस्प्लेस हो गया मेरा बॉडी। ठीक, इसको देखते हैं, ये मेरा बॉडी है, इसको मैंने पकड़ के खींचा इस साइड से, तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेस हो जा रहा है, इधर चले गया। तो ये क्या है, मैंने बताया था, ये सॉम इस चीज को डील नहीं करता, है ना। सॉम इस चीज को डील नहीं करता, तो सॉम किस चीज को डील करता है? क्या होना चाहिए? हमारा बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। तो ये मेरा बॉडी था,
इस पर मैंने लोड लगाया P, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन समीशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू 0। ठीक, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि ये बॉडी इस साइड आगे ना जाए, डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। तो क्या करेगा, इस साइड एक रेजिस्टेंस, इसको रजिस्ट करने के लिए क्या होगा, एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा, दैट इज R। ठीक, समीशन ऑफ एफ एक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको 0 लेके चलता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, इस साइड को पॉजिटिव अगर कंसिडर करूंगा और इस साइड को अगर निगेटिव लूंगा, ठीक, डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा प्लस P माइनस R इक्वल टू 0। यहाँ से R इक्वल टू क्या मिलेगा, P। ठीक, दिस R इज नथिंग बट इक्वल टू P। ठीक, ये हुआ है ना, R इक्वल टू P। अब आगे डील करते हैं। स्ट्रेस का डिफिनीशन क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस बॉडी का इंटरनली डेवलप होगा, स्ट्रेस जो है वो इस एक्सटर्नल लोड के कारण क्या होगा, मटेरियल, इसको मैं अगर खींचने की कोशिश करूंगा इस साइड से, ठीक, ऐसे खींचने की कोशिश करूंगा तो ये बॉडी जो है वो क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा ताकि ये मत खींचा करके, है ना। तो इस साइड फोर्स लगाएगा, है ना, अगर इस साइड फोर्स अप्लाई किया हूं टेंसाइल फोर्स, तो वो क्या करेगा, उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, है ना। अब इसका मैं अगर सेक्शन कट करके देखता हूं, सेक्शन, ठीक, इंटरनल बिहेवियर को देखना है बॉडी का, तो मैं सेक्शन कट करके देखता हूं। ठीक, दिस इज सेक्शन एक्स एक्स, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिस इज P, इस साइड को बनाऊंगा तो दिस इज R इक्वल टू P। ठीक, क्या करेगा, इस साइड खिंचाने की कोशिश कर रहा है तो हमारा मटेरियल क्या करेगा, इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, दैट इज फोर्स डेवलप करेगा, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। ठीक, इसके लिए कैसे होगा, इस साइड लग रहा है तो इस साइड, ठीक, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। यहां से हम लोग का सिग्मा का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, सिग्मा इक्वल टू दिस क्या हो जाएगा, ये होता है सिग्मा इंटू ए होता है यहाँ पे जो वैल्यू। ठीक, सिग्मा एक स्ट्रेस आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, दैट इज सिग्मा, और ये इस पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है ना। एरिया अगर देखूंगा इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, ये बार है, मान के चलिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो P फोर्स इस साइड लग रहे हैं ना, तो क्या होगा, P फोर्स इस साइड लग रहे हैं। अब क्या होगा, ये क्या किया, सिग्मा इंटू ए, है ना, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर करता हूं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, दैट इज P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक, तो सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, लोड अपॉन एरिया। ठीक, दिस इज, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, और इस रेजिस्टेंस की जगह में रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इस लोड के इक्वल होगा। ठीक,
तो क्या होगा, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। इट इज अ इंटरनल बिहेवियर ऑफ बॉडी या फिर मटेरियल। ठीक है, तो ये स्ट्रेस था। हाँ, एक चीज देखे थे, सेक्शन जो लिया था, मैं कट किया था सेक्शन, यहाँ पे क्या लग रहा है, P, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक, इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। ठीक, ये था। ये क्या होगा, इस टाइप से इसका वेरिएशन होगा, है ना, दैट इज रेक्टेंगुलर वेरिएशन बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर वेरिएशन। अब हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, एजम्पशंस देखे थे। एक उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एजम्पशन था, दैट इज द सेंट वेनेंट प्रिंसिपल इज वैलिड, है ना। वो सेंट वेनेंट प्रिंसिपल क्या होता है, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल ये क्या होता है देखते हैं। मान के चलिए, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक रबड़ आता है, इरेजर आता है ना, इरेजर आता है, मान के चलिए वही इरेजर है ना। मैं क्या करूँगा, इस पर एक लोड लगाया, कंप्रेसिव लोड लगाया, है ना। तो कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा उस पर, तो क्या होगा, ठीक, उसके बिहेवियर को देखते हैं हम लोग। स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होता है उसको देखते हैं। ये यहाँ पे क्या लगाऊंगा, बोला कंप्रेसिव स्ट्रेस P, ठीक। इस P फोर्स के कारण स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होता है हम लोग देखते हैं। दिस इज सेक्शन 1-1, यहाँ कहीं ले लेते हैं 2-2, और थोड़ा सा डिस्टेंस में ले लेते हैं 3-3, ठीक, 1-1, 2-2, 3-3, ठीक। लोड लगेगा, है ना। ये क्या है, कॉलम है, मान के चलिए यहाँ पे लोड लग रहा है, P लोड। तो क्या होगा, जैसे एक रबड़ आता है इरेजर, उसके ऊपर ऊपर के हिस्से को दबाऊंगा, है ना, तो ये किस तरीके से दबता है, कुछ इस तरीके से दबेगा। दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे, ठीक, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। जो मटेरियल है उसके, जो बॉडी है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये वाला पॉइंट जो है, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसके लिए अगर वेरिएशन देखता हूँ मैं, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये। यहाँ पे ज़्यादा होगा बीच में, उसके बाद साइड में स्ट्रेस का वेरिएशन कम होगा, ठीक। थोड़ा सा दूर आते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस का वेरिएशन हल्का सा कम हो जाएगा, दैट इज इससे थोड़ा सा कम रहेगा। उसके बाद एक सेक्शन 3-3 पे देखते हैं, तो इसमें वेरिएशन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे देखते हैं। इस तरीके से वेरिएशन होगा, दैट मीन्स यहाँ इस पॉइंट पे 3-3 पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो सेंट वेनेंट ने बताया कि ये कितने डिस्टेंस के बाद स्ट्रेस का वेरिएशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा, दैट इज नथिंग बट
3/4 टाइम्स डेप्थ। ठीक, 3/4 टाइम्स टी इज द डेप्थ। ठीक, तो उस पॉइंट पे हमारा स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। इसमें पैराबोलिक है, ये थोड़ा सा कम है, ये ज़्यादा है, फिर कम है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे हम क्या बनाए हैं, यूनिफॉर्म बना दिए हैं, है ना। यूनिफॉर्म ही कंसिडर करके चलेंगे हमेशा। ठीक, अब फिर क्या देखेंगे आगे। अब देखते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन स्ट्रेस का डिफिनीशन देखे थे। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। तो ये डिफॉर्मेशन ही क्या होता है उसको देखेंगे। डिफॉर्मेशन क्या, डिफॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है किसी भी मटेरियल का, उसको देखेंगे। तो ये दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। दैट इज फर्स्ट वन इज लीनियर डिफॉर्मेशन and the second one is angular deformation। ठीक, लीनियर डिफॉर्मेशन एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन, है ना। अब देखते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन कैसे होगा। मान के चलिए बॉडी है, बॉडी है ना, इस पर मैंने लोड लगाया दैट इज पी, टेंसाइल लोड लगाया पी। ठीक, इसका लेंथ है एल, इनिशियल लेंथ एल एंड द एरिया इज ए, एरिया इज ए। ठीक, इस टेंसाइल लोड के कारण क्या होगा, मेरा मटेरियल खिंचाएगा। तो क्या हो जाएगा आफ्टर डिफॉर्मेशन, ये कुछ इस तरीके से बना, आफ्टर डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बना, है ना। तो क्या होगा, पहले क्या था इस तरीके से का था, बाद में क्या हो गया, उसका एरिया कम हो गया बट लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया। एरिया लेंथ बढ़ गया क्योंकि टेंसाइल लोड है, अगर कंप्रेसिव रहता तो लेंथ कम हो जाता और एरिया क्या होता बढ़ जाता है ना। तो क्या है, अगर लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स ये डील करता है, किसके साथ डील करेगा, ये डील करता है चेंज इन साइज ऑफ बॉडी। ठीक, चेंज इन साइज ऑफ बॉडी के साथ क्या हो रहा है, रेक्टेंगल मेंबर था, रेक्टेंगुलर मेंबर, लोड लगा के मैंने खींचा इसको, ये इस तरीके से डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होने के बाद भी ये कैसा है, रेक्टेंगुलर ही है, इसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है बट इसका साइज जो है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो लीनियर डिफॉर्मेशन किसके साथ डील करेगा, दैट इज चेंज इन साइज ऑफ बॉडी। ठीक, उसके बाद देखते हैं उसके बाद एंगुलर डिफॉर्मेशन को देखते हैं। सेम एक बॉडी कंसिडर किया मैं और इसको नीचे से फिक्स कर दिया। ठीक, इसको नीचे से फिक्स कर दिया। अब मैं सेम रेक्टेंगुलर बॉडी कंसिडर किया हूँ, अब इसमें क्या लगाता हूँ, मैं एक फोर्स लगाता हूँ F। ठीक, दैट मीन्स एक बॉडी है ऐसे रखा हुआ है, फिक्स है नीचे से, ऊपर में मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया। ठीक,
एक फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, बॉडी को ऊपर की ओर खिसकाने की कोशिश करेगा। ये ऊपर का हिस्सा जो है वो आगे जाएगा और डिफॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा ये। दिस 5 मान लेते हैं, CL स्टर्न आता है, ठीक। आगे जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो गया, पहले कैसे था, रेक्टेंगल था, अब इसका शेप कैसे हो गया है, चेंज हो जा रहा है इस तरीके से। दैट मीन्स एंगुलर डिफॉर्मेशन जो होगा वो किससे डील करेगा, डील करता है चेंज इन शेप ऑफ बॉडी, ठीक। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। लीनियर डिफॉर्मेशन कैसे होगा, लीनियर डिफॉर्मेशन के कारण क्या हो सकते हैं, उसका साइज चेंज हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर टेंसाइल है, टेंसाइल फोर्स अगर लगाया तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स बड़ा हो जाएगा, उसका लेंथ जो है और एरिया कम हो जाएगा। अगर वही कंप्रेसिव रहता तो मान के चलिए इसमें मैंने कंप्रेशन अप्लाई किया तो ये इस टाइप का बन जाएगा, दैट मीन लेंथ जो है उसका छोटा हो जाएगा और एरिया जो है उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया डिफॉर्मेशन, 2 टाइप से होता है। अब आगे डील करते हैं स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप की स्ट्रेस होता है उसको डील करेंगे आगे। एक चीज देख लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट एक्सिस देख लेते हैं, है ना। ठीक, डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना लेकिन चलो देख लेते हैं। दिस एक्स एक्सिस देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। दिस इज लेंथ L, लेंथ L, दिस इज width that is P, and this is हाइट या फिर डेप्थ, ठीक। हाइट या फिर डेप्थ बोलेंगे, दैट इज H, ठीक। एक्स एक्सिस, दिस इज द longitudinal axis, longitudinal axis, या फिर इसी को बोलते हैं इस मटेरियल के लिए एक्सियल एक्सिस, इस बॉडी के लिए एक्सियल एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस इस साइड आता हूँ ऊपर की ओर, दिस इज वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक। इस साइड देखता हूँ, दिस इज जेड एक्सिस, जेड एक्सिस इज आल्सो अ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक। ट्रांसवर्स एक्सिस है ना। अब इसी को देखता हूँ, अगर मैं अपने उंगली है ना हाथ में देखता हूँ, हाथ की उंगली में, तो दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस हम लोडिंग लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे उस लोड के कारण कैसे किस एक्सिस पर रोटेट करने की, किस एक्सिस के अबाउट कोई चीज रोटेट हो रहा है, उन चीजों को देखेंगे। दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक। वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक। और दिस इज जेड एक्सिस, जो इस साइड से आ रहा है दैट इज जेड एक्सिस, ठीक। अगर इस प्लेन में देखूंगा, अगर इसको 2D के फॉर्म में देखूंगा, दैट इज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
अगर 2D में देखा और ये क्या प्लेन कहलाएगा, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई और ये प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। जेड को देखूंगा तो ये इसके आउटसाइड में रहेगा, जेड जेड एक्सिस जो है इस साइड के बाहर की ओर जेड एक्सिस रहेगा। ठीक, अब देखते हैं स्ट्रेस वगैरह क्या होता है, इसको क्लासीफाई करते हैं। ये सब क्लियर रहना चाहिए, है ना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ओबी ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक, इसको मिटा देता हूँ अब। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक, लोड कैसे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस कैसे आ रहा है उसको देखेंगे, है ना। लोड कैसे अप्लाई कर रहे हैं, लोड हो सकता है हम इस एक्सिस के अलॉन्ग लगा रहे हैं, दैट इज एक्सियल एक्सिस के अलॉन्ग लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, है ना, दैट मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल लग रहा है ये। ठीक, ट्रांसवर्स एक्सिस में इस डायरेक्शन से लगा सकते हैं लोड अपन इस साइड से। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, सॉरी इसे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, सेकेंड है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, इसको अगेन 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिए हैं, दैट इज डायरेक्ट नॉर्मल, डायरेक्ट नॉर्मल या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, एंड सेकेंड वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस या फिर बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, शियर स्ट्रेस को भी क्लासीफाई किया 2 पार्ट में, दैट इज डायरेक्ट शियर, डायरेक्ट शियर, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एंड सेकेंड वन इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक, अब 1 बाय 1 थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सब क्या है, सब एक एक चैप्टर है ये। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो आता है उसमें कवर हो जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस का एक चैप्टर है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का एक चैप्टर है, इसका एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है, आगे डील करेंगे। लेकिन थोड़ा हल्का सा इसका क्या ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, कोई बॉडी है मान के चलिए, ठीक, बॉडी है, मैं इसके क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन उसके नॉर्मल में कोई फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ नॉर्मल पे। ठीक, दैट मीन्स ये बॉडी है, इसके इस साइड मैंने एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया। ठीक, तो इस टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक, ये क्या है, टेंसाइल है। अगर इसी को मैं चेंज कर देता तो क्या होता है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है ना, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया सेम आता है एफ बाई ए। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ये भी नॉर्मल है। ठीक, नॉर्मल लग रहा है, ठीक, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लग रहा है, तो ये दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। दैट मीन्स ये क्या हो सकता है,
टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। ठीक, इसके लिए अगर वेरिएशन देखूंगा स्ट्रेस का, ऐसे कटिंग करूंगा, उसके बाद इस पोर्शन को अगर हटा देता हूँ कट करके, तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से रहेगा उसका वेरिएशन। ठीक, रेक्टेंगुलर इस टाइप से दिखेगा। ठीक, वैसे ही कंप्रेसिव का अगर ये इस साइड रहेगा तब ऐसे बनेगा, है ना। अगर ये कंप्रेसिव करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके ट्रांसवर्स एक्सिस जो इसके क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट इज दिस इज द डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है देखते हैं, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, तो अभी लोड मैंने कैसे अप्लाई किया था, अभी लोड को मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, दैट इज एक्सियल डायरेक्शन में अप्लाई किया था, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, लोड को इस डायरेक्शन में अप्लाई ना करके मैं लोड को इस तरीके से अप्लाई करता हूँ। ठीक, इस तरीके से अप्लाई करता हूँ मैं लोड इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, लाइक दिस, है ना, इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स ये कैसे रोटेट होगा देखूंगा मैं, कुछ ऐसे लोड लग रहा है इसमें, है ना, ये बॉडी है मान के चलिए, तो ये क्या लग रहा है, इस एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, वाई एक्सिस के, है ना। तो ये रोटेट करेगा, ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, ये मान के चलिए मेरा बीम है, ये रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक, दैट मीन्स ये वाई एक्सिस के पैरेलल लगाया हूँ। ठीक, तो ये रोटेट कर रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक, तो उस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे लगाता इस साइड, ठीक, इस साइड लगाता, तो ये क्या होता, ये कैसे रोटेट करता, जेड एक्सिस के पैरेलल लग रहा है ना, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होता, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होता, है ना। ठीक, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, एक बॉडी कंसीडर करते हैं सेम, बॉडी कंसीडर करता हूं मैं। ठीक, एक बॉडी है, क्या है, मान के चलिए यहां से ये सिंपली सपोर्टेड एक बीम है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है। और इस पर मैं क्या किया, मोमेंट अप्लाई कर देता हूँ एंड पे इस तरीके से। ठीक, मोमेंट अप्लाई किया, दैट मीन्स वो कैसे है, इस तरीके से मोमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरीके से मोमेंट अप्लाई करूंगा, तो ये क्या करेगा, इसको दबाने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे ये बीम है, ये क्या करेगा, बीम को इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा, है ना। दैट मीन्स ये कैसे डिफॉर्म होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये वाला पोर्शन जो है आगे निकलेगा। ठीक, बीच का जो एक्सिस रहता है ये कहलाता है न्यूट्रल, ये कहलाता है दिस, ये जो प्लेन है दैट इज न्यूट्रल प्लेन कहलाता है, न्यूट्रल प्लेन। ठीक, ये बॉडी को क्या कर रहा है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर का जो हिस्सा है ये फेस है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर जितने भी फाइबर रहेंगे वो किस में होंगे, ये लोग कंप्रेशन में होंगे, दिस इज इन द कंप्रेशन। और इसके नीचे ये क्या ऐसे भी देख सकते हैं,
ये क्या है, इसका लेंथ क्या था, इनिशियल लेंथ एल था। अब मैंने उसको ऊपर से दबाने की कोशिश किया, दैट इज सैगिंग मोमेंट अप्लाई किया, तो ये क्या होगा, इसके लेंथ में शॉर्टनिंग हो गया है ना, इतना पोर्शन क्या हुआ, हट गया, इतना पोर्शन घट गया। ठीक, क्या हुआ, लेंथ में उसका शॉर्टनिंग हो गया, पहले ज़्यादा लंबा था, अब क्या हुआ, छोटा हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन, और इसके निचले फेस में क्या हो जा रहा है, ये आगे, ये क्या हो रहा है, लेंथ इसका बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स इसमें क्या आएगा, टेंशन डेवलप हो रहा है। तो इसमें भी सेम चीज़ देखने को मिल रहा है हम लोग को, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, तो इसमें वेरिएशन कैसे हो देखने को मिलेगा हम लोग को, दैट इज इस तरीके से कुछ दिखेगा, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज टेंशन। ठीक, तो ये यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इस पॉइंट पे जो आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ ये जो रहता है दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट किसी भी तरह का कोई स्ट्रेसेस नहीं आता है ना, स्ट्रेस क्या रहता है, जीरो होता है उस पॉइंट पे, उसके बाद लीनियरली वेरी करता है। ठीक, तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला रहता है, कैसे रहता है, E बाई आर इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू एफ बाई वाई, ऐसे कुछ रहता है। ठीक, E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एम पे मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ दिस इज द स्ट्रेस, और वाई वेरिएशन, यहाँ से डिस्टेंस है वाई। ठीक, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस दोनों साइड। ठीक, तो फिर क्या हुआ, मैंने लोड कैसे अप्लाई किया है, ये इसको मोड़ने की कोशिश कर रहा था है ना, या फिर इसी को अगर मैं देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से लोड अप्लाई हुआ है, यहाँ पे लोड अप्लाई किया तो क्या होगा, ये इस तरीके से बेंड होगा, दैट मीन यहाँ कंप्रेशन आएगा और यहाँ टेंशन आएगा। तो वही चीज़ है, लोड अप्लाई किया, कंप्रेशन है, टेंशन, तो लोड कैसे अप्लाई हो रहा है, ऐसे अप्लाई हो रहा है ना, वाई के पैरेलल है मान के चलिए। तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये कैसे रोटेट होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस लोड के कारण से हमारा बीम जो है वो रोटेट हो सकता है ना। तो क्या आएगा इस केस में, दैट इज दिस इज द आई जेड जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड जेड क्या अबाउट निकालेंगे, तो अगर सर्कुलर मेंबर है तो क्या होगा, अगर सर्कुलर मेंबर है दैट मीन उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है अगर, तो उस केस में क्या होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4। अगर रेक्टेंगुलर रहता तो क्या होता है, आई जेड जेड इज इक्वल टू पाई बाई, सॉरी पाई नहीं, बी डी क्यू अपॉन 12 होता है ना, ये दोनों वैल्यू याद रखना है, बी डी क्यू अपॉन 12। ठीक, आई जेड जेड क्या बोलते, सेम अगर वो इस ऐसे लगता है ना, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाता मैं, ये ऐसे लग रहा था, अब इसके पैरेलल लगाऊंगा जेड जेड के, तो ये कैसे रोटेट होगा, इसके अबाउट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वाई वाई आएगा। ठीक, तो पाई बाई 64 डी की पावर 4 ही होता है, और ये सेम होगा, आई वाई वाई आएगा अगर वाई वाई के अबाउट रोटेट हुआ। ठीक, उसके बाद देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसमें भी क्या क्या डेवलप हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, लेकिन वो क्या कर रहा था, वेरी हो रहा था, न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो रहा था, वेरी हो रहा था। एक्सट्रीम फाइबर जो था, टॉप और बॉटम, जो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट जो फाइबर है, वहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा था उस केस में, लेकिन इसमें कैसे आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट शियर स्ट्रेस देखते हैं। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एक बीम कंसिडर किया, सिंपली सपोर्टेड बीम, सेम। ठीक, दिस इज द हिंज सपोर्ट, दिस इज रोलर सपोर्ट। ये सब क्या होता है, इसको शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब डील करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है W मान के चलिए, है ना, मैं इसको कट किया, एक सेक्शन लिया, ये कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, है ना।
अगर यहाँ रिएक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये सेंटर पे लग रहा है तो दिस L/2 L/2, ये क्या हो जाएगा, दिस इज W/2 होता है ना। यहाँ पे एक फोर्स आएगा, ये फोर्स कहलाता है, ये फोर्स कहलाएगा डायरेक्ट शियर फोर्स कहलाएगा, और इसके साथ जो स्ट्रेस आता है दैट इज द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहलाता है। ठीक, तो ये कैसे लग रहे हैं, इसको अगर 3D में देखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 3D में अगर देखूंगा तो ये इस प्लेन पे, इस पे लग रहा है, और कैसे लग रहे हैं, इस साइड लग रहे हैं ऐसे। ठीक, शियर फोर्स इस प्लेन पे है ना, तो ये होगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या होता है। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के केस में, बेंडिंग के केस में कैसे अप्लाई किया था मैं लोड को, या तो वाई के पैरेलल अप्लाई किया था या फिर जेड के पैरेलल, है ना। ठीक, दैट मीन्स ये कैसे रोटेट कर रहा था, जेड के अबाउट रोटेट कर रहा था या फिर वाई के अबाउट रोटेट कर रहा था। अब क्या होगा, टॉर्सन के केस में कैसे अप्लाई करूंगा, एक मोमेंट अप्लाई करूंगा, इसमें भी मोमेंट आ रहा था, ठीक है ना, इसमें भी मोमेंट आएगा, तो वो मोमेंट कैसे आएगा, दैट इज द ट्विस्टिंग मोमेंट कहलाता है। वो कुछ इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा मेरे बीम को। ठीक, दैट मीन्स मेरा बीम कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा। ठीक, दैट मीन्स उसमें जो डिस्टॉर्शन जो होगा, सॉरी हाँ, डिफॉर्मेशन जो होगा वो उसके साइज को चेंज करने की कोशिश करेगा, है ना। एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा उसमें, तो मान के चलते हैं यहाँ से फिक्स है और ये एक रेक्टेंगुलर बार है। ठीक, इस पर मैंने क्या अप्लाई किया, ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया T। ठीक, कौन से एक्सिस के अबाउट हो रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना। ये इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करेगा इस बार को, तो इस बार को मोड़ने के कारण से क्या होगा, इसके जो फाइबर हैं ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। यहाँ से फिक्स है ना, तो ये समथिंग इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक, यहाँ का जो पोजीशन जो इस पॉइंट पे था वो यहाँ तक चले जाएगा, है ना। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होगा इस तरीके से शियर स्ट्रेस आएगा, दैट इज टाउ, ठीक, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन। और ये कैसे लग रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लग रहा है ना। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो फॉर्मूला जो रहता है टॉर्सन के केस में, वो कैसे रहता है, T/IP इक्वल टू टाउ बाई R इक्वल टू G⁻L। ठीक, तो यहाँ पे जो IP रहता है, ठीक, IP क्या होता है, IP इज नथिंग बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल्स टू IXX प्लस IYY। ठीक, तो हमने देखा सर्कल अगर है तो क्या होता है, ये होता है π/64 D⁴ प्लस π/64 D⁴ था, बेंडिंग के केस में देखे थे, तो ये आएगा π/32 D⁴ ये होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको J से भी डिनोट करते हैं, J से। ठीक, कैसे, ये कुछ इस तरीके से है। सेक्शन को देखूंगा अगर क्रॉस सेक्शन को, तो अब हमें पता है क्या क्या पता था, दिस इज एक्स, दिस इज ये क्या है, ऐसे है। ठीक, इस साइड है, इसको ऐसे पलट के लाऊंगा तो ये क्या एक्सिस हो जाएगा, ये जो एक्सिस है दैट इज जेड एक्सिस होगा, है ना, जेड एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस ऐसे रहेगा सीधा, मैं इसको क्या किया हूँ, ऐसे पलट के सामने ले आया हूँ। ठीक, इस टाइप का था, इसको ऐसे रख दिया, है ना। तो इसके अलोंग जो लगेगा दैट इज ये होगा एक्स एक्सिस, दिस इज जेड, और ये होगा वाई एक्सिस। तो मेरा टॉर्सन जो है वो ट्विस्ट कैसे हो रहा है,
इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है मटेरियल, है ना, इस तरीके से मुड़ेगा वो मटेरियल, जो बॉडी जो है वो इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। तो मेरे क्या चाहिए, एक्स एक्स ही चाहिए, है ना, एक्स एक्स ही चाहिए मेरे को। लेकिन मेरे क्रॉस सेक्शन के लिए क्या 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 पता रहता है, क्रॉस सेक्शन का पता रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज जेड जेड पता रहता है और वाई वाई, लेकिन एक्स एक्स नहीं पता रहता। तो उसको हम लोग कहाँ से निकाले हैं, यहाँ पे जो थ्योरम लगा है दैट इज द नथिंग बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाए हैं और वहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिए हैं, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए हैं। जैसे ये जेड है, दिस इज वाई, तो हम लोग को क्या निकालना है, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। ठीक, तो कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू आएगा π/32 d⁴, यही यूज़ करते हैं। बेंडिंग के लिए π/64 d⁴, हम लोग को उसके वाई और जेड के एक्सिस के अबाउट हम लोग को डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता था। ठीक, तो इन सब चीज़ को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, एक एक चैप्टर है ये, तो इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विस में जो क्वेश्चन आए हैं, गेट में जो क्वेश्चन आए हैं, जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि स्टेट लेवल में उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और क्या है, जो असिस्टेंट इंजीनियर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है दैट इज़ जो MPPSC में आया हुआ है, CGPSC में आया है, UPPSC, उसमें जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व रहेगा, उन सब क्वेश्चन को हम लोग आगे डील करते जाएंगे 1 बाय 1। ठीक, तो फिर क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन था स्ट्रेस का। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये केवल ओवरव्यू था, अब ये केवल ऐसी ऊपर ऊपर से याद रखने के लिए, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सब चीज़ों को, बेंडिंग को पढ़ेंगे डिटेल में, टॉर्सन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं स्ट्रेस का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक, एक बॉडी कंसीडर कर लेता हूँ सेम। ठीक, दिस इज एक्स एक्सिस, इस साइड जो आएगा दैट इज वाई एक्सिस, इस साइड जो आ रहा है ये जेड एक्सिस, है ना। ठीक, या फिर इसको मैं यहीं पे बना दूँ, अगर इसी में शो कर देता हूँ, है ना, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोल सकते हैं, एक्सियल एक्सिस बोल सकते हैं, दिस इज y axis and this is z axis, that is transverse axis, ये दोनों transverse axis है, और this is axial axis या फिर longitudinal axis। ठीक, अब मान के चलिए किसी भी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मैंने रिप्रेजेंट किया टाउ आई जे। ठीक, टाउ आई जे, या फिर लिख सकता हूँ, अगर इसको याद करने के लिए अगर देखूँ तो क्या लिखूँगा मैं, टाउ पी और डी, दैट इज पी दैट मीन्स प्लेन और डी दैट मीन्स डायरेक्शन। ठीक, दैट मीन्स कोई स्ट्रेस है वो किस प्लेन पे लग रहा है,
और किस डायरेक्शन पे लग रहा है, उसको लिखेंगे टाउ पी डी या फिर टाउ आई जे, या फिर अगर मैं लिखता हूँ टाउ एक्स वाई, दैट मीन्स क्या हुआ, जो स्ट्रेस जो है वो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, सॉरी एक्स प्लेन पे है और वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये क्या है, दिस इज वाई एंड जेड एक्सिस, वाई जेड एक्सिस है ना, तो इसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ, वाई जेड एक्सिस है, इसको मैं ले लेता हूँ दिस इज एक्स प्लेन, सॉरी दिस इज एक्स प्लेन मान लेता हूँ इसको। ठीक, ये जो ऊपर का हिस्सा आएगा ये दिस क्या है, ये दिस एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो इसको मान लेता हूँ मैं वाई प्लेन। ठीक, और ये जो सामने जो दिख रहा है, ये सामने जो दिखेगा ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो ये इसको जेड प्लेन में बोल देता हूँ, जेड प्लेन। ठीक, अब मैं एक्स प्लेन पे क्या किया, मैं एक स्ट्रेस लगाया, एक लोड लगाया, और फिर स्ट्रेस आ रहा है इस तरीके से, दैट इज टाउ एक्स और एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, टाउ एक्स एक्स है ना, दैट मीन्स एक्स प्लेन, दिस इज द एक्स प्लेन एंड एक्स डायरेक्शन। ठीक, टाउ एक्स एक्स, दैट इज दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस है, एक्स प्लेन पे ही लग रहा है और एक्स डायरेक्शन पे ही लग रहा है, दैट मीन्स टाउ एक्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स एक्स। ठीक, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस नहीं है ये, नॉर्मल स्ट्रेस। ये क्या करेगा, बॉडी का, मैंने बताया था बॉडी को क्या करना पड़ेगा, सॉरी बॉडी के साइज को चेंज करेगा ये फोर्स, ये जो स्ट्रेस है बॉडी या फिर फोर्स जो रहेगा वहां पे, वो क्या करेगा, बॉडी के साइज को चेंज करने की कोशिश करेगा, शेप को नहीं, इसी का नहीं क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल शियर स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ एक फोर्स, एक स्ट्रेस देखता हूँ, स्ट्रेस यहाँ पे है ना, इस प्लेन पे देखूंगा तो शियर स्ट्रेस आएगा, मैंने बताया था शियर स्ट्रेस कैसे लगता है करके, शियर स्ट्रेस ये है तो इस टाइप से लगेगा, शियर स्ट्रेस ऐसे हो सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में। ठीक, तो ये क्या है, टाउ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, दैट इज टाउ, प्लेन कौन सा है, दिस इज एक्स प्लेन एंड डायरेक्शन कैसा है इसका, दैट इज वाई एक्सिस की ओर है, दिस इज टाउ एक्स वाई, उसका रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज टाउ, प्लेन कौन सा है, वाई, एंड डायरेक्शन किस साइड है, दैट इज एक्स एक्सिस, दिस इज टाउ वाई एक्स है ना। इसके नॉर्मल अगर देखूंगा मैं इस साइड तो ये लिखाएगा टाउ वाई, ये क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा है ना, शियर स्ट्रेस क्यों होगा, क्योंकि ये बॉडी को क्या करेगा, उसके शेप में चेंज करेगा, बॉडी के है ना, शेप चेंज होगा, इसके कारण से भी शेप चेंज होगा, शियर स्ट्रेस है, दिस इज टाउ वाई वाई। ये भी क्या होगा, ये भी प्लेन क्या है, वाई प्लेन और डायरेक्शन वाई एक्सिस, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, वैसे ही इधर अगर अप्लाई करता हूँ, दैट इज टाउ जेड जेड, या फिर इसको बोलेंगे सिग्मा जेड जेड, दिस इज आल्सो अ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, इस तरीके से लगेगा, एक स्ट्रेस कुछ इस डायरेक्शन पे लगेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, टाउ कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन, एंड द डायरेक्शन इज जेड, दैट इज टाउ एक्स जेड। ठीक, वैसे ही इसमें भी लगेगा एक इस तरीके से, टाउ क्या हो जाएगा, कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन, एंड डायरेक्शन इज जेड, टाउ वाई जेड। ठीक, इसमें भी आएगा ये वाले प्लेन जेड प्लेन पे, एक कुछ इस डायरेक्शन पे लगेगा और एक जो है ये इस साइड आ रहा है तो इधर लगेगा, और ये ऐसे आ रहा है तो ये इस साइड लगेगा। ठीक, ये हो जाएगा, कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन, ये भी जेड प्लेन है,
कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, तो ये सब शियर स्ट्रेस है। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन जो है उसमें कितने तरीके का स्ट्रेस आ सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 स्ट्रेस आ रहा है, एक नॉर्मल, 2 शियर, यहाँ पे भी एक नॉर्मल, 2 शियर, यहाँ पे भी एक नॉर्मल और 2 शियर, दैट मीन्स टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है 3D एलिमेंट अगर देखूंगा तो टोटल स्ट्रेस ये कितना आ रहा है 9 3D के केस में। ठीक, अगर इसी को 2D के केस में देखूंगा, है ना, अगर 2D के केस में अगर रिप्रेजेंटेशन करता हूँ 3D के केस में क्या था 9 था, 2D के केस में देखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पे लोड लाइक जो स्ट्रेस आएगा दैट इज नथिंग बट, अगर टाउ एक्स एक्सिस भी लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स एक्स। ठीक, एक्स प्लेन, इसको एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे भी वाई प्लेन वाई डायरेक्शन, ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज द टाउ, कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन है, वाई डायरेक्शन, टाउ एक्स वाई, दिस इज टाउ, कौन सा प्लेन है वाई एंड एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो टोटल स्ट्रेस क्या आएगा 2D के केस में देखूंगा तो टोटल स्ट्रेस इन केस ऑफ 2D दैट इज प्लेन में देखेंगे बाई एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं इसको, दैट इज 4 2D के केस में, दिस इज 4 3D केस में। ठीक, इधर भी तो वही सेम आएगा जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के मेंटेन करने के लिए इधर सिग्मा एक्स एक्स आएगा, इधर टाउ एक्स वाई है तो टाउ आएगा, इधर भी टाउ वाई टाउ एक्स वाई ही आएगा। हाँ, ठीक, इधर भी सेम आएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई इक्वल होता है, ये देखते हैं, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे अपन ना, वीडियो का लेंथ 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं, तो यहीं पे अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग इक्वलिटी ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक, यहीं पे एंड करते हैं अपना लेक्चर।